नमस्कार। मैं संजय साहू और स्टार सिटी अनूपपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज का पार्ट 5 हम आज लेकर आए हैं, जिसमें मौद्रिक प्राधिकारी तथा मौद्रिक और राजकोषीय नीति में अंतर की बात करेंगे। इसके पहले हम क्लास को स्टार्ट करें, आप स्टार सिटी अनूपपुर चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दें, जिससे सभी लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज को देखकर अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग कर सकें और अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से समझ सकें। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास की, जिसमें हमने कल आरबीआई का कार्यान्वयन को दोनों को देख लिया था। आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य क्या था उसको देख लिया था। मौद्रिक और साख नीति को स्पष्ट रूप से नहीं, एक संदर्भ में हमने देखा था कि वास्तव में आरबीआई का जो मौद्रिक नीति होती है वो साख नीति होती है, क्या होती है, जो आरबीआई का जो क्या करने वाली है, क्या कदम उठाने वाली है, क्या परिवर्तन लाने वाली है, ये सबको हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत लाते हैं। फिर जो मौद्रिक नीति के बाद हमने देखा था कुछ जो फैक्ट था, उसमें से आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और भारत का जो कृषि वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे। आज से हम बात करेंगे भारत की जो आर्थिक गतिविधि होती है, वित्तीय गतिविधि होती है, वो कितने प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार से। कितना? 2 प्रकार से। एक भारत की जो सरकारी नीति होती है और एक होती है आरबीआई की नीति, जिसको हम मौद्रिक और साख नीति के नाम से जानते हैं। तो पहली जो होती है सरकारी नीति होती है, जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है नीतियाँ, उसको भारत सरकार जो है बजट के नाम से पेश करता है, जिसे राजकोषीय नीति हम कहते हैं। बजट जो 1 अप्रैल को संसद में पेश किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री इसको पेश करते हैं। निर्मला सीतारमण ने अभी 1 अप्रैल को इसको पेश भी किया था, 1 फरवरी को इसको पेश भी किया था। और ये जो वित्तीय नीति होती है ये भारत सरकार पेश करती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इसी को हम राजकोषीय की नीति के नाम से जानते हैं। आरबीआई के द्वारा जो है प्रत्येक 2 महीने में, हर 2 महीने में जारी की जाने वाली होती है, इसको नीति को लाया जाने वाला होता है। इसको मौद्रिक नीति और साख नीति के नाम से हम जानते हैं। तो हमने क्या क्या बात किया उसको थोड़ा सा देखते हैं। भारत का जो कार्यान्वयन होता है, जो वित्तीय नीति होती है, वित्तीय जो नीति होता है वो 2 प्रकार से हमने देखा, पहला और दूसरा। पहला कौन करता है? ये भारत सरकार कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और जो यहाँ से आरबीआई आरबीआई जो करता है, इसको हम क्या कहते हैं? मौद्रिक और साख नीति। ये प्रत्येक 2 महीने में किया जाता है और ये 1 साल में 1 बार किया जाता है। तो ये साल में कितने बार होगा? साल में 1 बार होगा, और ये साल में 6 बार होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं इनमें जो अंतर है उसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि क्या क्या अंतर है। मौद्रिक नीति और साख नीति ये हो गया, और दूसरा जो राजकोषीय नीति है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो जो राजकोषीय नीति होती है वो 1 वर्ष में 1 बार पेश किया जाता है, और ये वर्ष में 6 बार पेश किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक 2 महीने में इसको किया जाएगा पेश, इसलिए ये 6 बार किया जाता है। इसमें जो नीति में परिवर्तन होता है ये कठिन होता है, क्योंकि इसको 1 साल में 1 ही बार परिवर्तित किया जाएगा। तो 1 साल के लिए अगर हम बजट पेश करते हैं तो उसको अब अगले साल के लिए जो नियम है वो वही रहेगा, इसलिए इसमें नियम को जल्दी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो परिवर्तन करना इसमें कठिन होता है। जबकि इस नीति में परिवर्तन करना क्या होता है? आसान होता है। कौन सी नीति में? मौद्रिक और साख नीति में, जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक 2 महीने में किया जाता है, तो हर 2 महीने के बाद हम नीतियों को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जनता की जो क्रय शक्ति होती है, इसमें राजकोषीय नीति में जनता की जो क्रय शक्ति होती है ये सीधा प्रभावित कर देता है, सीधा प्रभावित करता है। क्योंकि जो बजट होता है वो सरकार पेश करती है, तो 1 साल के लिए वो आर्थिक एनालिसिस करने के बाद जो है बजट पेश किया जाता है। तो जनता की जो क्रय शक्ति होती है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और जो मौद्रिक नीति होती है, जो साख नीति होती है, ये जनता पर क्रमिक रूप से ना होकर परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये इन दोनों में अंतर हो गया। तीसरा जो अंतर, अगला जो अंतर है वो ये है कि राजकोषीय नीति जो है महंगाई तथा मंदी दोनों पर कारगर होता है, यानी कि महंगाई को भी ये कंट्रोल कर सकता है, और जो मंदी होता है, रिसेशन,
उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है। रिसेशन क्या होता है? कोई भी देश का जो अर्थव्यवस्था होता है, जब 2 तिमाही तक, 2 तिमाही की यानी कि 2 तिमाही यानी कि 2 × 3 = 6, तो 2 तिमाही यानी कि 6 महीने तक, 6 महीने तक अगर वो निगेटिव वृद्धि दर में रहती है जीडीपी के, उसकी वृद्धि दर जीडीपी निगेटिव में चला जाता है, तो उसको हम मंदी कहते हैं। तो मंदी क्या होता है कि जो ये राजकोषीय नीति हुई, महंगाई पर भी कार्य करता है और मंदी पर भी कार्य करता है, ये दोनों पर कारगर सिद्ध हो सकता है। लेकिन जो आरबीआई के जो राजकोषीय वो आरबीआई की जो मौद्रिक और साख नीति होती है, ये महंगाई पर तो अच्छे से कार्य करेगा, लेकिन जो मंदी आएगा, जो रिसेशन आएगा, इस पर ये कार्य नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमको बजट लाना पड़ता है और इस पर बजट के द्वारा ही हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आता है कि जो राजकोषीय नीति होता है, जो राजकोषीय नीति होता है, ये संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में को प्रभावित करता है। जैसे संगठित क्षेत्र यानी कि बड़ी कंपनी हो गई, संगठित क्षेत्र बड़ी कंपनी हो गई, यानी कि जहाँ जिस भी कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं, वो कार्य जो कंपनी वो क्षेत्र है संगठित क्षेत्र कहलाता है। और जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें 10 से कम लोग कार्य करते हैं और जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं वो असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इनमें ये क्या है, दोनों को प्रभावित करती है। पर आरबीआई की नीति जो होती है, आरबीआई की नीति जो है असंगठित क्षेत्र पर प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, इन पर जो है आरबीआई की नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। रेपो रेट हो गया, आरआरबी हो गया, आरआर हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सब जो कम किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो उस पर असंगठित क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनियों को संगठित क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये होता है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में अंतर। इन दोनों का अंतर को हमने अच्छे से देखा है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कार्य करता है, जो नियंत्रण करता है, और भारतीय रिजर्व बैंक पर जो नियंत्रण होता है, तो वो कहाँ से होता है, किस किस कानून के द्वारा होता है, किस किस अधिनियम के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई को प्राप्त शक्तियों के स्रोत। आरबीआई को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त हैं, उनके क्या क्या स्रोत हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे सर्वोच्च अधिनियम, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त अधिनियम है, वो आता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, जो आरबीआई के कार्यों पर नियंत्रण करता है। यानी कि जब 1934 में आरबीआई की स्थापना हुआ, तो जो अधिनियम पारित किया गया था, वो अधिनियम जो है आरबीआई के कार्यों को उल्लेख करता है, उस पर नियंत्रण करता है कि आरबीआई क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। और जो बैंकिंग अधिनियम 1949 है, वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। तो दूसरा आता है बैंकिंग अधिनियम 1949। बैंकिंग अधिनियम हमने पारित किया था आरबीआई को शक्ति प्रदान करने के लिए, तो वित्तीय क्षेत्र पर जो है नियंत्रण करता है। और विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने का अधिनियम उसको अलग है, देखते हैं। कुछ आरबीआई के विशिष्ट कार्य होते हैं, उनको भी नियंत्रित करने के लिए कुछ अलग अलग अधिनियम हैं। देखिए, विशिष्ट कार्य जो होते हैं, विशेष कार्य होते हैं आरबीआई के, उसको नियंत्रित करने के क्या क्या हैं। तो लोक ऋण अधिनियम 1944 जो ऋण को रेगुलेट करेगा। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, इसी को भी बोलते हैं हम लोक ऋण अधिनियम या फिर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है ऋण बाजार पर नियंत्रण करते हैं। ऋण बाजार यानी कि जहाँ से हम ऋण का लेना देना करते हैं सरकार बैंक के द्वारा, तो ऋण बाजार पर क्या करती है, ये नियंत्रण करती है। ऋण बाजार पर जो है सरकार नियंत्रित, आरबीआई नियंत्रित करती है। फिर आता है प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956। प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 में जो पारित किया गया था, ये सरकार की जो प्रतिभूति होती है बाजार पर नियंत्रण करता है। सरकार की सरकारी प्रतिभूति बाजार पर नियंत्रण करता है। जो बाजार है, बाजार पर नियंत्रण करता है कौन, आरबीआई सरकारी प्रतिभूति पर। आगे चलते हैं, भारत सिक्का अधिनियम 1906। भारतीय सिक्का जो अधिनियम है वो 1906, ये मुद्रा जो होती है भारत की, जो सिक्का होता है, इस पर नियंत्रण करता है कितना छापना है, कितना नहीं छापना है, और किन मुद्राओं को कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब इस पर कार्य करते हैं। फिर आती है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, जिसमें क्या होता है, जो विदेश मुद्रा होता है हमारे देश में, विदेशी मुद्रा, उसके बारे में जो प्रबंधन अधिनियम है, ये जो 1999, ये दोनों जो मिलाकर अधिनियम है, ये दोनों क्या हैं, व्यापार और विदेशी मुद्रा पर बाजार पर नियंत्रण करते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको एक बार ध्यान से। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। तो विदेशी मुद्रा
विनिमय अधिनियम 1973 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। ये जो दोनों अधिनियम हैं ये व्यापार और विदेशी मुद्रा जो होती है उनके जो बाजार होते हैं उन पर नियंत्रण करता है कि विदेशी मुद्रा कितना भारत में आएगा, कितना जाएगा बाहर, ये सब चीज़ों के बारे में ये 1999 और 1973 की जो अधिनियम है इसके द्वारा आरबीआई को सत्ता प्राप्त होता है। फिर जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम, बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले जो अधिनियम हैं वो कौन कौन से हैं, बैंकिंग किस प्रकार से काम करेंगे, इसका जो नियंत्रण करने का जो आरबीआई के लिए जो शक्ति प्रदान होता है वो कहाँ से होता है। तो कंपनी अधिनियम, जो कंपनी के लिए जो अधिनियम बनाया गया, तो कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 में भी इसको लाया गया था। तो कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी के रूपों में बैंकों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कंपनी के रूप यानी कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण करेगा कि बैंकों को क्या करना है, कैसे करना है, कंपनी को कितना लोन देना है, ब्याज देना है, ये सब चीज़। फिर बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970-1980, ये दो अधिनियम हैं। बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970-1980 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। 1970-1980 ये जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। शायद ये 1970-1980 ठीक है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। तो बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण, बैंकों को कौन कौन से बैंकिंग को अधिग्रहण करना है, उनका अंतरण करना है, ये सब अधिनियम जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। आगे चलते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक प्राधिकारी। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक था मौद्रिक प्राधिकारी क्या होता है और आरबीआई किस किस तरह से होता है, कार्य करता है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करता है, हमने पहले ही बात कर चुका है। उनका कार्यान्वयन और उनकी निगरानी करता है। नीति को तैयार करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, उनका कार्यान्वयन को देखेगा और उसकी निगरानी करेगा कि ये नीति जो है हमने जो बनाया है वो पालन हो रहा है या पालन नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यानी कि विकास को तो देखना है, डेवलपमेंट को देखना है, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है, यानी कि बाजार में जो पैसा है, पैसा की स्थिरता को बनाए रखना है कि पैसा ज़्यादा ना हो, पैसा कम ना हो, बाजार में एक नियमित पैसा होना चाहिए। इसके बारे में फिर आते हैं वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो वित्तीय प्रणाली का जो विनियमन, इनका विनियामक और पर्यवेक्षक, विनियामक इसका नियम, फिर विनियम इसका पर्यवेक्षक कौन करे, कैसे करना है, तो ये आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के द्वारा इसको देखता है। आगे चलते हैं। बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। जो बैंकिंग परिचालन होता है, बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड, जो मानदंड होता है, जो विस्तृत होता है, ये जो है लिखित रूप में होता है। बैंकिंग परिचालन के लिए बैंकिंग किस प्रकार से कार्य करेगा, कितना ब्याज देगा, कौन से रेट पर ब्याज देगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से लिखा होता है और निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की जो बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। इसी के अंतर्गत देश की वित्तीय प्रणाली होती है, जो बैंकिंग प्रणाली होती है वो कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि प्रणाली में लोगों का विकास बनाए रहे। जो वित्तीय प्रणाली है इसमें लोगों का विकास बनाए रखना, जमाकर्ता के हितों का रक्षा करना और जनता को किफ़ायती बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना। अब हितों की रक्षा करना कैसे कि कोई बैंक जैसे डिफ़ॉल्ट हो गया, घोषित हो गया, दिवालिया हो गया, तो जनता का पैसा कहाँ जाएगा? तो इसके लिए ये बैंक परिचालन के लिए मानदंड निर्धारित करता है कि कितना पैसा तुमको कहाँ रखना है और कितना पैसा तुमको ब्याज में देना है, कितना पैसा आरबीआई को देना है। तो ये सब इसका उद्देश्य है कि जनता की जो हित है वो रक्षा हो सके और किफ़ायती बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा सके बैंकों को, जनता को। फिर आगे जो होता है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। जो विदेशी मुद्रा होता है भारत में, जो विदेशी मुद्रा जितना भी होगा उसका प्रबंधन किस प्रकार होगा, तो विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 इसका प्रबंधन करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विदेशी व्यापार जो होता है भारत के द्वारा भारत में, और भुगतान को, विदेशी जो व्यापार है और उसका भुगतान को सुविधाजनक बनाना, आराम से इसका व्यापार हो सके और इसका भुगतान बहुत ही आसानी से हो सके। और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना, क्योंकि जितना भारत में विदेशी मुद्रा आएगा तो भारतीय मूल्य का जो मुद्रा है वो, उसका जो मूल्य है, जो मुद्रा का हमारा जो मूल्य है वो बढ़ता जाएगा।
तो इसलिए भारत में जो है क्रमिक विकास करना किस चीज़ का, विदेशी मुद्रा का। आगे हम बात करते हैं मुद्रा जारी करता। मुद्रा जारी करता कौन करता है, आरबीआई। करेंसी या मुद्रा आरबीआई जारी करता है और उसका विनियमन करता है, अथवा परिचालन के योग्य नहीं होने पर उस करेंसी या सिक्के को नष्ट करता है। जैसे कि अभी खराब हो गया कुछ सिक्का, कुछ परिचाल पुराना हो गया, तो उसको बंद करेगा तो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। फिर नया मुद्रा जारी करना है तो उसको कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो इसका जो उद्देश्य होता है कि आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाना, कि जनता में नोटों की कमी ना हो, सिक्कों की कमी ना हो, उसकी पर्याप्त मात्रा को उपलब्ध करवा देना है। और भारत में इसको एक तथ्य है यहाँ पर, उसको अच्छे से देख लेना कि भारत में जो आरबीआई होता है उसको 1 रुपये को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपये को वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त सचिव जारी करता है, तो वित्त सचिव जारी करता है 1 रुपये का छोड़कर 10,000 तक के नोट जारी करने का अधिकार है। यानी कि 2 रुपये से अगर वो स्टार्ट होगा तो 2 रुपये से 10,000 तक के लिए वो क्या होगा कि जो नोट है, जो सिक्का है, वो जारी कर सकता है। फिर आते हैं विकासात्मक भूमिका। विकासात्मक भूमिका में विकासात्मक भूमिका, इसका विकास करने का सबसे बड़ी भूमिका आरबीआई का होता है। भारत में देश का भी किसी भी देश का विकास होगा तो उसका केंद्रीय बैंक होगा, जैसे भारत में आरबीआई है। इसका उद्देश्य होता है कि व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहनात्मक कार्य करना। प्रोत्साहनात्मक जब कार्य करेगा तो फिर क्या होगा, व्यापक स्तर पर तो ज़्यादातर लोग क्या है, लोन लेंगे और फिर ज़्यादातर उद्देश्यों को पूरा करेंगे अपने। जब अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे तो फिर क्या होगा, देश के उद्देश्य भी पूरा होंगे। इसमें नोट के क्या है, इसमें आरबीआई जो है सरकार के लिए परामर्शदाता होता है। तो सरकार को अगर परामर्श लेना है तो किससे लेगा, आरबीआई से लेगा। लेकिन सरकार परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता, ठीक है। सरकार परामर्श तो लेगा लेकिन जो परामर्श दिया जाएगा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, या तो वो मान भी सकता है और नहीं मान सकता है। तो ये सरकार जो होता है, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए लागू होगा। और यह राज्य सरकार का एजेंट भी है, राज्य सरकार का एजेंट भी है। सबसे बड़ा इसमें मेन पॉइंट है, राज्य सरकार का एजेंट भी है। राज्य सरकार, राज्य यानी कि कोई भी राज्य की परिभाषा हम अनुच्छेद 12 में देखेंगे अच्छे से। लेकिन राज्य जो होता है ये फिर सरकार होता है, सरकार का एजेंट कौन होता है, आरबीआई होता है। और आरबीआई विकासात्मक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो विकासात्मक कार्य होते हैं उसके लिए भी आरबीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब ये आज का हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है। कल हम देखेंगे मौद्रिक और साख नीति को, विस्तार से बात करेंगे कि आरबीआई जो है मौद्रिक और साख नीति जब जारी करता है तो उसके लिए कौन कौन से नियम निर्धारित करता है और कौन कौन से तरीके से वो बाज़ारों में नियमन करता है। तो इसमें हम तरलता प्रबंधन को कल अच्छे से देखेंगे। फिर तरलता प्रबंधन के बाद किस प्रकार से आरबीआई का अपने कार्यों को पूरी तरह से कंप्लीट करता है, जो मात्रात्मक उपाय हैं वो क्या हैं, जो गुणात्मक उपाय हैं वो क्या हैं तरलता प्रबंधन के लिए, इसके बारे में हम कल अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सभी स्टूडेंट तक इसको शेयर कर दें। और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करें, उसका सल्यूशन आराम से किया जाएगा और सभी स्टूडेंट तक इसको पहुंचा दें। और हमारे फेसबुक ग्रुप पर जो स्टार सिटी अनूपपुर है उसमें जुड़ें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। धन्यवाद।